अच्छा, हम क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने जिस तरह से कहा कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो अफसार साहब यहाँ पर ईरान के हवाले से बात करना भी ज़रूरी है कि एक तरफ हम जब ये मुआहदे की तरफ मामला, जब ये याददाश्त की तरफ मामला गए, तो फिर हमने मुश्तबा खामनेई का भी एक स्टेटमेंट देखा जिस पर उन्होंने वो कुछ मुख्तलिफ अपनी राय रखते हैं, लेकिन क्योंकि मसूद पज़ेश्कियान जो कि सदर हैं उनके पास मैंडेट है, तो उन्होंने इसलिए उनकी राय का एहतराम किया। अब मसूद पज़ेश्कियान साहब कहते हैं कि इस मुआहदे की तमाम शिक़ें ईरानी अवाम के मफाद में हैं, जबकि ईरान में हमें एक मुख्तलिफ किस्म का स्टेटमेंट भी नज़र आ रहा है, एक सेंटिमेंट भी नज़र आ रहा है। कल कुछ ईरानियन लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो इस वक्त मुआहदे के लिए लोग जा रहे हैं, इस वक्त जिस तरह का सेंटिमेंट ईरान के अंदर मौजूद है, तो अगर कोई ऐसी मुआहदा, अगर कोई ऐसी चीज़ वो वहाँ पर करके आते हैं तो इनके लिए ईरान वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के सेंटिमेंट्स ईरान के अंदर इस वक्त पाए जाते हैं, जिस तरह से वो सर्वाइव कर गए इस जंग में पूरी, तो अब वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो अवामी मफाद में हो। तो आपको ईरान की इस वक्त क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? मुझे ईरान की सिचुएशन में काफ़ी क्लैरिटी है उनके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने जितनी कुर्बानी दी है और जितना नुकसान उनका होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा उनका क्या नुकसान कर सकते हैं। तो उसमें अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो इतना टफ निगोशिएट कर रहे हैं। और लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका है ईरान के पास कि वो अमेरिका के साथ ये मुआहदा इम्प्लीमेंट करके दो मकासद हासिल कर सकता है। एक तो ये कि वो अपने उसके लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव हैं, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के, वो अचीव कर सकता है। उसके एसेट्स डिफ्रीज हो जाएंगे, सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, उसके ताल्लुकात यूरोप और अमेरिका के साथ अच्छे हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ईरान के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे होते हैं और उससे रीजन में पीस आता है तो इजराइल आइसोलेट हो जाएगा। और इसराइल का जो ताल्लुक है अमेरिका के साथ बहुत गहरा और ना टूटने वाला, वो कम अज कम उसमें जो क्रैक्स हम देख रहे हैं वो क्रैक्स डीपन हो सकते हैं। ये एक ऐसी समझदारी की गेम होगी जिसको मेरा ख्याल है कि ईरान को परसू करना चाहिए, और एक बहुत स्ट्रांग व्यू ये है और उसको ईरान को समझ है इस बात की। इसीलिए जो आपने स्टेटमेंट कोट की है आयतुल्लाह खामेनेई साहब की, उसकी वजह ये है कि जो लीडरशिप होती है वो सारे दरवाजे बंद नहीं करती, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखती, नहीं रखनी चाहिए। कोई किसी भी मुल्क की जो समझदार लीडरशिप होगी वो इसी तरह करेगी। एक मतलब, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मीडिया में या मीडिया को चलाने वाले लोग हैं जिनका दिमाग सही तरह काम नहीं करता, उनको जैसे टीवी पे कोई दूसरी ओपिनियन नज़र आती है ना, वो कहते हैं ये फलाने का एजेंट है, ये फलाने का एजेंट है। तो उन्हें इतनी अकल नहीं है कि दिस इज हाउ मैच्योर नेशंस प्ले। आप प्ले कर रहे होते हैं एक, क्योंकि अगर फर्ज करें मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ हुकूमत को, हुकूमत का एक बड़ा अच्छा काम है मैं क्रिटिसाइज करूँ, तो जो मेरी हुकूमत है वो जब निगोशिएट करने जाएगी दूसरे मुल्क के साथ, तो वहाँ वो इसको एज लेवरेज यूज़ करेगी कि देखिए मेरे मुल्क में हमारी इस पॉलिसी पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम एक खास हद से आगे या पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हैं लोग ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हैं, इनएफिशिएंट हैं लेकिन इन्फ्लुएंशियल हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि कोई दूसरी बात करने वाला वो दुश्मन नहीं होता। इसीलिए ये जो मैं नहीं समझता कि मसूद पज़ेश्कियान साहब का या आयतुल्लाह खामेनेई साहब का आपस में कोई बहुत आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात है, कोई भी नहीं वोट करेगा। आप देखें जब पाकिस्तान में आए, जब मुज़ाकरात 9 अप्रैल को हुए थे ना जी, 10 अप्रैल को, तो बाकिर कालिबाफ साहब आए और लीड कर रहे थे वो। जब वो वापस गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा ईरानियन कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से और कुछ पाकिस्तान के भी, जिसमें ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि बाकिर कालिबाफ के ऊपर सख्त दबाव है, वो शायद सीन से हट गए हैं और उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो बिक गए हैं। अभी परसों उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ जिसमें उन्होंने ये बात की, जो मैंने शायद अभी की है कि नहीं मुझे याद नहीं कि मैंने आपके प्रोग्राम में की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 168 बच्चे हैं स्कूल के, इनकी रूहें ऊपर बैठी हमें देख रही हैं। आपने आगाज इसी से किया था। हाँ, और हम इनको जवाब दें। तो
अंदर से देखे कितने कमिटेड है जी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। और फिर उनका एक ताल्लुक जो है कासिम सलमानी के साथ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसलिए मसूद पज़ेश्कियान भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब्बास अरागची पॉलिटिकल लीडरशिप है। कोई इनमें से अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकता। रास्ता हो सकता है वो कहें हम डिप्लोमेटिक रास्ता लें, IRGC कहेगी कि हम मिलिट्री का रास्ता लें, लेकिन एक फिर दरमियान में तभी ये दोनों जब पुश एंड पुल्स होंगी तो एक बैलेंस क्रिएट होगा ईरान की पॉलिसी का, जो मैंने अभी पहले बात की है। बिल्कुल ठीक। कि कोई क्रिटिसाइज भी करता है, कोई सपोर्ट भी करता है। तो ये ईरान ये दोनों रस्सियां सही तरीके से मोटिव एक ही है, लेकिन मोटिव एक ही है। क्या किया? रास्ता एक ही है दोनों का, मंजिल एक है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। ठीक ठीक। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप के भी और पॉलिटिकल लीडरशिप के भी बिल्कुल ठीक। लेकिन कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस आ जाए, तो वहाँ हमारे फील्ड मार्शल है ना। बिल्कुल ठीक सर। वैसे आपने इजराइल का तस्करा किया, तो इजरायली आर्मी चीफ का इशारा है सामने। वो कह रहे हैं कि लबनान में जंगबंदी नाजुक मरहले में है, फौज को हिजबुल्लाह के साथ मुमकिन तौर पर दोबारा लड़ाई शुरू होने की पेशे नजर मुकम्मल तैयार रहना चाहिए। तो वो इस वक्त एक ग्राउंड बनाना शुरू हो गए हैं। एक बात आपको जी जी जी, अगर क्विकली बता सके। क्विकली शायद ना बता सकूं, लेकिन आप कर लें, फिर बाद में आ जाते हैं। नहीं कर लें। अच्छा, उसमें ये जो इसराइल की आपने बात की है ना, और सब लोग ये सवाल है सबके ज़हनों पे कि ये अगर माहिदे पे अमल दरामद हो गया तो क्या यहाँ मुस्तकिल अमन आ जाएगा? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे गुलाम इसाक खान साबिक सदर पाकिस्तान मरहूम वो याद आ गए। 1993 में उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को सैक कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। तो बहाल होने का फैसला लेके जब गए गुलाम इसाक खान के पास कोई शख्स, मेरा ख्याल कुछ शायद सहाफ़ी थे, मुझे अब मैं सही एग्जैक्ट याद नहीं कि सहाफ़ी थे या कोई और था, तो उन्होंने कहा जी आपका तो प्लान नाकाम हो गया। तो उन्होंने एक फ़ारसी का शेर पढ़ा जिसका तर्जमा ये था कि ये जो अंगूर के खोशे होते हैं जी, अंगूर के खोशे ये जो लटक रहे हैं ना, इनमें से एक का रस अभी कशीद हुआ है, अभी बहुत सारे बाकी हैं जिनमें से रस निकाला जा सकता है। तो मैं अभी पिछले कुछ घंटों से मेरे दिमाग में ये बात बार बार आ रही है कि अगर आप समझे ना, नेतन्याहू को शिकस्त हो गई, इसराइल को शिकस्त हो गई और मुआहिदा भी हो गया, आइसोलेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो ऐसा इसराइल ऐसा नहीं सोचता। सही, उनकी लीडरशिप है वो उन्होंने कुछ ना कुछ काम जारी रखना है। वो किसी दूसरे लेंस से देख रहे हैं। अंगूर का गुच्छा अगर उसका रस निकल गया है, ये जो उन्होंने कहा कि हम पिछले दरवाजे से जाके भी जमील साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम 8 दिन में ये कर देंगे, वो नाकाम हो गया ना वो। और अभी लेबनान के देखे ना कैसे वो लेबनान पे हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर ये भी जंगबंदी हो गई तो फिर मैं अगला रास्ता आपको अभी बताऊं। आज ही फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने, फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर है, उन्होंने कहा कि हिंदू स्कॉलर्स फ्रॉम मूडीज पावर बेस आर ड्यू टू विजिट इजराइल दिस मंथ। कि मोदी की जो जमात के जो स्कॉलर्स हैं ना, वो इसराइल का विजिट करेंगे। और मकसद क्या है, इसी महीने जा रहे हैं, वहां पे जाके ऑफिशियल्स को मिलेंगे और एकेडमिक्स को मिलेंगे, प्रोफेसर्स को, स्कॉलर्स को। कौन से प्रोफेसर स्कॉलर्स को? जो जायनिज्म को एक्सरसाइज करते हैं या पढ़ाते हैं, टू लर्न अबाउट जायनिज्म। अब ये मोदी की जमात जो है, सियासी जमात, वो आप देखें उसको, वो जायनिज्म को और हिंदुत्व को किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि अब वो इस लेवल पे स्ट्रेटेजिक उनके रिलेशनशिप बन रहा है कि वो वही बात है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं, ये ग्रेटर इंडिया या ग्रेटर भारत बनाना चाह रहे हैं, अखंड भारत। तो दोनों, और इसराइल को इस वक्त गुस्सा पाकिस्तान पे बहुत है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने करते रहना है। बिल्कुल, ये रुकेगा नहीं काम। बिल्कुल ठीक। रहमान और शैतान की जंग जो है ना, ये जारी रहेगी।